बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल अवान इस खबर के साथ हाजिर हूँ कि जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान, जिनके हवाले से मैंने व्लॉग किया और मैंने आपको बताया कि वो इन इंतखाबी नताइज को तो मुस्तरद कर चुके हैं जो इंतखाबी नताइज उनके बिल्कुल ख़िलाफ़ आए, और वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये इलेक्शंस के अंदर उनको ये मतलूबा नताइज मिलेंगे। और वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद जिस तरह हर बार जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी, उनकी जमात जिस तरह 10-12 नशस्तें हासिल करने में कामयाब होती है, और किसी भी हुकूमत के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है उनकी 10-12 सीटें। फजलुर रहमान साहब जो हैं वो ये समझ रहे थे कि अगर नून लीग हुकूमत में आएगी तो हम उसके साथ बैठेंगे, तहादी हम उनके तहादी होंगे, हमें भी अहम वजारतें मिलेंगी, अहम ओहदे मिलेंगे। तो फजलुर रहमान साहब ने तो जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारे लोगों के कड़ाके निकाल दिए। उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को भी तनकीद का निशाना बनाया, एस्टेब्लिशमेंट पे भी हमले किए, इमरान खान साहब के ऊपर भी सवालात उठाए और कहा कि जी ये जो 9 मई है, अगर तो ये इलेक्शन जिस तरह से हुए हैं तो इसका मतलब कि 9 मई का बयानिया तो दफन हो गया। उन्होंने कहा कि अगर पीटीआई जीती है और पीटीआई को अक्सरियत मिल गई है तो इसका मतलब 9 मई का बयानिया दफन हो गया। फिर 9 मई के किरदारों का क्या करना है? फिर एक तरफ वो ये कहते हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी वो हुकूमत बनाती है, हम शहबाज शरीफ को वज़ारत उस्मा के लिए वोट नहीं देंगे। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब ने, जो समा न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन है नदीम मलिक साहब, उनको एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने कहा कि इमरान खान के खिलाफ जो तहरीके अदम एतमाद थी, इमरान खान के खिलाफ जो तहरीके अदम एतमाद कामयाब हुई, उसके पीछे साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा, जनरल कमर जावेद बाजवा, पूरा नाम लेना, जनरल कमर जावेद बाजवा, और साबिक जो आईएसआई के चीफ थे, जो साबिक चीफ थे आईएसआई के इंटर सर्विस इंटेलिजेंस के, जनरल फैज़ हमीद, वो दोनों जो शख्सियात हैं ये तहरीके अदम एतमाद के पीछे थी और इनकी वजह से इमरान खान के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद कामयाब हुई। ये पूरी चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। नदीम मलिक के प्रोग्राम में फजलुर रहमान साहब जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह ने कहा कि इमरान खान के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद जनरल बाजवा उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और जनरल फैज़ हमीद उस वक्त के डीजी आईएसआई के कहने पर लाई गई। इसके बाद नून लीग और पीपल्स पार्टी जो है उसके बारे में भी उन्होंने कहा। वो कह रहे हैं कि जी जो अदम एतमाद थी वो बाजवा और फैज़ हमीद के कहने पर लाई गई। इस पर बाद में नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मोहर लगाई। बाजवा और फैज़ ने तमाम जमातों को अदम एतमाद लाने का कहा था। बाजवा और फैज़ की मौजूदगी में तमाम जमातों को बुलाया गया और तमाम जमातों को कहा गया कि क्या करना है और किस तरह चलना है। पीटीआई के खिलाफ अदम एतमाद के हक में नहीं था। फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं मैं पीटीआई के खिलाफ अदम एतमाद के हक में नहीं था। बाजवा और फैज़ हमीद से हम राब्ते में थे। पीटीआई के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पीपल्स पार्टी चला रही थी। फैज़ हमीद मेरे पास आए और कहा जो करना है सिस्टम के अंदर रहकर करें, कोई एतराज़ नहीं होगा। सिस्टम के अंदर का मतलब असेंबलियों के अंदर था, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। जब एमकेएम और बाप, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, बाप का बाप, सर ये जो जमात है ना इसको कहा जाता है बाप का बाप, क्योंकि ये 2018 में जैसे बनी, जाम कमाल वज़ीर आला बने, सादिक संजरानी चेयरमैन सेनेट बने, तो जरदारी ने इसको बाप का बाप साबित किया था इसको पार्टी को बनाकर, क्योंकि जरदारी साहब की मरहूने मिन्नत थी। और जिस तरह बनवाई गई उस वक्त की जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है, बाजवा, फैज़ हमीद और इस तरह के लोगों के ऊपर इल्ज़ाम था कि जी उन्होंने इसको बनाया था, तो एक जो है ना वो तासुर ये दिया जा रहा था। अब खैर ये कहा गया कि जब एमकेएम और बाप के अरकान टूट कर आए, ये मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि अब हमारे पास अक्सरियत है, अगर फिर इनका इनकार किया तो कहा जाता है कि फजलुर रहमान बानी पीटीआई को बचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर फिर इनकार करता तो कहा जाता कि फजलुर रहमान बानी पीटीआई को बचा रहा है। पीटीआई से इख्तलाफात ख़त्म करने की तरफ बढ़ सकती हैं। धांधली के खिलाफ पुरअमन तहरीक चलेगी और पुरअमन एहतजाज करेंगे। एहतजाज के नतीजे में इनकलाब आएगा और हालात बेहतर हो जाएंगे। ये मौलाना फजलुर रहमान साहब ने नदीम मलिक साहब को इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में उन्होंने ये बातें की, ऑन द रिकॉर्ड थी। उसके बाद सर क्या हुआ, मौलाना फजलुर रहमान साहब अपनी बात से मुकरे
और जो नसीम ज़ोहरा साहिब हैं, जो 24 न्यूज़ की सीनियर एंकर पर्सन है, उनके प्रोग्राम में कहा कि वो जो बाजवा और वो जो है ना फैज़ हमीद, उससे मुतल्लिक जो मैंने बात की थी मेरी ज़ुबान से निकल गई थी। उन्होंने कहा कि जी वो गलती से हो गया था सारा कुछ। उन्होंने कहा कि जी जो फैज़ हमीद का नाम था वो गलती से ज़ुबान पर आ गया। ठीक है, इस पर मुस्लिम लीग नून ने भी तनकीद की। राना सनाउल्लाह साहब शहजाद इकबाल के प्रोग्राम में, जियो न्यूज़ के जो सीनियर एंकर पर्सन उनके प्रोग्राम में कह रहे थे कि फजल रहमान साहब ने बचगाना हरकतें की हैं, हमें उनकी बात की समझ नहीं आई। देखें, मैं फजल रहमान साहब के बारे में राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि वो आलम दीन है, मैं उन पर क्या बात करूँ। वो जो बातें कर रहे हैं वो हकाइक के बरक्स हैं, वो हकाइक के बिल्कुल जो है वो बरक्स हैं, और आप समझ लें कि वो बिल्कुल भी हकाइक के मुताबिक बात नहीं कर रहे। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं जो हुआ उस वक्त सब ऑन बोर्ड थे, मौलाना फजल रहमान साहब भी ऑन बोर्ड थे। और पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो तहरीक अदम एतमाद में पेश थें, और वो तो खुद चाहते थे कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो, क्योंकि वो तो तरले करते थे कि किसी तरह इमरान खान की हुकूमत गिर जाए। आप सबको याद है कि 2019 में मौलाना ने आज़ादी मार्च किया था। 2019 में, चूँकि हम उस वक्त भी कवरेज करते थे, हम उस वक्त भी, आपको पता है कि उस वक्त खैर हम आपको यूट्यूब पे तो नहीं नज़र आते थे, लेकिन उस वक्त भी हम लोग ये तमाम पॉलिटिकल मामलात की कवरेज कर रहे थे। और मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं उन्होंने 2019 में इस्लामाबाद में धरना दिया, मौलाना का आज़ादी मार्च। उसमें उन्होंने इमरान खान की हुकूमत के ख़ात्मे के लिए वो धरना दिया था, और उसमें फिर वो परवेज़ खटक, असद उमर, शाह महमूद कुरैशी, फिर उसके बाद जो है वो चौधरी बरादरान, उन्होंने किस तरह से मौलाना फजल रहमान साहब को कायल किया कि आप इस धरने को ख़त्म करें। फजल रहमान साहब ने उस वक्त खैर धरना ख़त्म कर दिया, और ये भी पता चला कि उस वक्त की जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट थी, जिसके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जिसके सरबरा उस वक्त के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा, उन्होंने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया, और वो फजल रहमान साहब को कायल करने में कामयाब हुए, और फजल रहमान साहब को बिठा दिया गया। अब फजल रहमान साहब इस पूरे सर्कल के अंदर जो बातें कर रहे हैं, देखें वो अपने सर्कल से, अपनी हदूद से फलांग रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ बतौर जर्नलिस्ट कि फजल रहमान साहब की तमाम बातें जो हैं वो झूठ पर मबनी है, और वो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह वो बच्चे नहीं छोटे छोटे झूठ बोलते जब उनको पता चलता है कि उनकी चोरी पकड़ी गई है। और इसी तरह फजल रहमान साहब जो हैं अपनी चोरी पर पर्दा डालने की जो कोशिश कर रहे हैं वो नाकाम कोशिश है, उसमें वो मारे जाएंगे। और जिस तरह उन्होंने पहले इल्ज़ाम लगाया, अब उस इल्ज़ाम से वो खुद को बरीउज़ ज़िम्मा करार दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जी मेरी ज़ुबान से फैज़ हमीद का नाम निकल गया। भाई, एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे पर बराजमान रहने वाला शख्स जिसको एक्सटेंशन मिली, उसका नाम था जनरल कमर जावेद बाजवा, उसको एक्सटेंशन देने में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का रोल था, और वो भी सबको पता है कि किस बुनियाद पर था। उसका मामला नवाज शरीफ साहब के बैरून मुल्क जाने से जुड़ा हुआ था, और सबको पता है कि बाजवा साहब जो थे वो किसके कहने पर उनको एक्सटेंशन दी गई, बाजवा साहब जो थे वो किसके लाइक थे, वो कौन सी लाइक माइंडेड सोच थी जो बाजवा साहब को परवान चढ़ाना चाह रही थी, और वो कौन से लोग थे जो बाजवा साहब की टीसियां करने से बाज नहीं आते थे। और इसी तरह फैज़ हमीद साहब जो उस वक्त जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के नीचे जो DGISI थे, वो किस तरह से, किसके वो लाइक माइंडेड थे, वो किसके फेवरेट थे, वो कौन उनको आगे लाना चाह रहा था। और सर ये बातें ना करें, फजल रहमान साहब बहुत बुरी तरह मारे जाएंगे। फजल रहमान साहब ये बातें ना करें, बहुत बुरी तरह फंस जाएंगे। फजल रहमान साहब ये बातें ना करें, बहुत बुरी तरह पकड़े जाएंगे। तो फजल रहमान साहब जो बातें कर रहे हैं इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। पहले उन्होंने बाजवा साहब के और फैज़ हमीद के ऊपर इल्ज़ाम लगाया, फिर उन्होंने खुद को इस इल्ज़ाम से बरी ज़िम्मा करार देते हुए कहा कि जी मेरी ज़ुबान तो वो जनरल फैज़ का नाम निकल गया गलती तो। भैया बच्चे हैं 2 साल के। फजल रहमान साहब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन रहे, इतनी बार वो इस असेंबली का हिस्सा रहे जिस असेंबली के अंदर वो जाना पसंद नहीं कर रहे अब, और जिन इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी के ऊपर वो सवाल उठा रहे हैं, अब वो कहते हैं कि जी वो तो मेरी ज़ुबान तो निकल गया यार, गलती न निकल गया। भाई गलती इस तरह नहीं होती। आपने पहले खुद कहा, आपने पहले खुद इस बात का इकरार किया, आपने तस्दीक की, आपने ये इकदाम उठाया, और एक टॉक शो के अंदर एक सीनियर एंकर पर्सन नदीम मलिक साहब को आपने इंटरव्यू देते हुए कहा कि बाजवा और फैज़ हमीद जो हैं वो अदम एतमाद के पीछे थे। तो बहुत अच्छी बात है, आप अपने बयान पर कायम रहें। आप कहेंगे जी ठीक है, ताकि लोगों को भी पता चले कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट उस वक्त क्या कर रही थी और पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट का रोल क्या था। लेकिन सर जो फजल रहमान साहब है ना, डंडी मार गए हैं। नाम उन्होंने बाजवा का और फैज़ हमीद का लिया, लेकिन फैज़ हमीद का इस अदम एतमाद की तहरीक से कोई ताल्लुक नहीं था। मैं आपको इसकी रीज़न बताने जा रहा हूँ।
फैज़ हमीद साहब इमरान खान के बड़े फेवरेट थे, चूँकि वो DGISI आपको पता है जब थे तो DGISI उनको जिस बुनियाद पर बनाया गया वो भी आपको पता है, वो बड़े इमरान खान के फेवरेट थे। 2021 के अंदर अक्टूबर के अंदर वो नोटिफिकेशन का फटा पड़ा था ना, आपको याद है, जब जनरल जो है वो क्या नाम है उनका, जनरल नदीम अंजुम, जिनको बतौर DGISI अपॉइंट किया गया और उनके नोटिफिकेशन को इमरान खान ने रोका हुआ था और कहा कि जी मैंने 4-5 शख्सियात के इंटरव्यू किए हैं और फौज का फैसला था कि जनरल नदीम अंजुम बतौर DGISI अपॉइंट हो चुके हैं और इमरान खान ने वो नोटिफिकेशन रोका था बतौर प्राइम मिनिस्टर। ये बात मैं आपको फिर बता देता हूँ, ये पूरी कहानी मुझे ज़ुबान ज़द-ए-आम याद है और ज़ुबानी याद है, मेरे से पूछें, मैं इस चीज़ का ही विटनेस हूँ सर। और इमरान खान ने क्या किया, इमरान खान ने जनरल नदीम अंजुम का बतौर DGISI नोटिफिकेशन रोका और फौज ने वो मिनटों में पास करवा लिया। इमरान खान साहब की मंजी ठुक गई। इमरान खान साहब तो चाहते थे कि जी फैज़ हमीद जो है बतौर DGISI कंटिन्यू करे, क्योंकि वो फेवरेट था इमरान खान का। तो इमरान खान साहब को खैर ये सुहाने ख्वाब दिखाए गए कि फैज़ हमीद को कोर कमांडर पेशावर लगाया जा रहा है, वो इसलिए क्योंकि जिसने आर्मी चीफ बनना होता है उसने कोर कमांड तो लाजमी करनी है, तो लाजमी था कि फैज़ हमीद साहब को कोर कमांड करवाई जाए, क्योंकि जब जनरल बाजवा जो हैं वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने थे 2016 में, नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे, तो इस बुनियाद पर जनरल बाजवा को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया गया था कि वो एक तो पहली बात के 5वें नंबर से उठाकर उनको ऊपर लाया गया और दूसरा कि जी वो जमहूरियत के ऊपर बड़े लेक्चर दिया करते थे, वो बड़ी जमहूरी सोच के मालिक थे, जमहूरी निज़ाम के तसलसल को हमेशा जो है वो अमली जामा पहनाने की बात करते थे। तो बाजवा साहब को जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगा दिया गया और उन्होंने कोर कमांड की हुई थी गुजरांवाला की, चूँकि वो कोर कमांडर भी रहे गुजरांवाला के। तो इसी तरह फैज़ हमीद साहब जो हैं, फैज़ हमीद साहब को सर कोर कमांडर पेशावर बना दिया गया। इमरान खान साहब की हुकूमत का जवाल तब शुरू हुआ जब 13 मार्च 2022 को ये मामलात गड़बड़ होना शुरू हो गए। ये जो है ना तथल्ली बज गई कि जी होन लग गया है, लोगों ने इमरान खान की पार्टी छोड़ी, ओ उधर से लोग टूटे, वो PTI के बंदे टूटे, मुनहरिफ हुए, और वो तब तो ये भी कहा जा रहा था कि मुनहरिफ लोग जो हैं वो इमरान खान के ख़िलाफ़ वोट देंगे, लेकिन सर वो अपोजिशन की तादाद ही इतनी थी कि उन्हीं के वोटों से तहरीक-ए-इत्तेमाद कामयाब हुई, इमरान खान फारग हो गए। तहरीक-ए-इत्तेमाद आई, उस वक्त कंसेंसस था, तमाम पार्टियां ऑन बोर्ड थीं और तमाम पार्टियों की मुशावरत से, बामी मुशावरत से तहरीक-ए-इत्तेमाद लाई गई, क्योंकि उसमें मौलाना फजल रहमान साहब भी ऑन बोर्ड थे, PDM के वो सरबराह थे, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो उस वक्त अपोजिशन का इत्तेहाद था, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम के ऊपर मुश्तमिल इत्तेहाद, उसके वो सरबराह थे। तो उनकी रजामंदी के साथ ही ये काम हुआ, उनकी तो बामी रजामंदी के बगैर ये काम हो ही नहीं सकता था। तो अदम-ए-तमाद लाई गई। अदम-ए-तमाद जो है उस वक्त, अब ये जो मौक़िफ़ आया उसके ऊपर तो खैर मैं बाद में बात करूँगा, अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी भी शेयर करूँगा। अदम-ए-तमाद के वक्त इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने एक बहुत बड़ी बोंगी मारी, और वो ये कि जब अदम-ए-तमाद की तहरीक पेश हो जाए तो आप आइन और कानून के मुताबिक असेंबली नहीं तोड़ सकते, आपके पास असेंबली तोड़ने का जवाज़ ख़त्म हो जाता है जब अदम-ए-तमाद की तहरीक पेश हो जाती है। मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जब वज़ीर आज़म थी तो उनके ख़िलाफ़ तहरीक-ए-इत्तेमाद पेश हुई और नाकाम हुई, उनके ख़िलाफ़ तहरीक-ए-इत्तेमाद पेश हुई और नाकाम हुई थी, वो वज़ीर आज़म के ओहदे पर बरकरार रहीं। इसी तरह इमरान खान पाकिस्तान की तारीख के वो पहले वज़ीर आज़म थे जिनके ख़िलाफ़ तहरीक-ए-इत्तेमाद आई, कामयाब हुई, और वो पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म थे जो तहरीक-ए-इत्तेमाद से निकले, जिनको जमहूरी तसलसल के साथ, जमहूरी निज़ाम के अंदर एक समझ लें कि तब्दीली के साथ निकाला गया, और वो था तहरीक-ए-इत्तेमाद नो कॉन्फिडेंस मोशन की मूव, नो कॉन्फिडेंस मोशन की तहरीक। तो इमरान खान साहब जो हैं वो फारग हुए। अब उस पर तो तमाम जमातों का कंसेंसस था, तमाम जमातें ऑन बोर्ड थीं, तमाम जमातों का फैसला था कि इमरान खान को अदम-ए-तमाद से निकाला जाए और उनको फारग कर दिया गया। अच्छा, अदम-ए-तमाद के वक्त इमरान खान साहब ने एक बोंगी चलाई, और वो बोंगी ये मारी कि उन्होंने अदम-ए-तमाद के बाद, अदम-ए-तमाद की तहरीक पेश हो गई और उन्होंने अदम-ए-तमाद की तहरीक के बाद असेंबली तोड़ दी। सर उसका आइन और कानून में कोई जवाज़ नहीं है। जब आपने अदम-ए-तमाद की तहरीक ही पेश कर दी तो फिर आप असेंबली क्यों तोड़े हैं भाई? और असेंबली तोड़कर इमरान खान जो हैं वो दरअसल इस पोजीशन में थे कि वो असेंबली तोड़ेंगे, दोबारा इलेक्शंस कॉल करेंगे, इलेक्शंस करवाने के बाद वो फैज़ हमीद को आर्मी चीफ बना देंगे।
इस मंसूबे को नाकाम बना दिया उस वक्त की अपोजिशन ने, मुस्लिम लीग नून ने, पीपल्स पार्टी ने, क्योंकि उन्होंने बड़े इंपॉर्टेंट, बड़े परफेक्ट टाइमिंग के ऊपर तहरीक में एतमाद पेश की और उस पर वोटिंग हुई। इमरान खान फारग, इमरान खान को सिर्फ ये गलती मार गई कि अगर वो अदम एतमाद से पहले असेंबली तोड़ देते तो सर उनके पास बहुत अच्छा ऑप्शन था। वो इलेक्शंस कॉल करते, इलेक्शंस में जाते, अवाम उनको वोट देते, वो दोबारा आते, 2/3 मेजॉरिटी से आते, जैसे भी आते। फैज़ हमीद को उन्होंने आर्मी चीफ रखना था, अगला 10 साल का मंसूबा था और वो 10 साल का मंसूबा जो है उसको सामने रखते हुए ये अदम एतमाद की तहरीक पेश की गई थी कि ये इमरान खान जो है ये हमारी जड़ों में बैठ जाएगा। ये जरदारी और ये जो है ना शहबाज शरीफ, उन्होंने नवाज शरीफ को बता दिया था कि ये हमारे लिए किसी ख़तरनाक जो है ना वो मरहले का सबब बन सकता है, इसको फारग करो। उसको फारग कर दिया, उधर से कामयाब हुई पीडीएम और वो जो इमरान खान का अगला 10 साल मंसूबा था वो नाकाम हुआ। अब आते हैं जी बाजवा और फैज़ हमीद के ऊपर जो अंसार अब्बासी साहब के ज़रिए उन्होंने अपना मौक़िफ़ पेश किया। मौलाना फजलुर रहमान के बयानात जो हैं उसके वाले से सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी जो हैं उनको, जो दी न्यूज़ के सीनियर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, जंग और जियो के बहुत बड़े तहकीकाती सहाफ़ी हैं, बड़े मुस्तनद और बड़े मुंजे हुए जो है वो सहाफ़ी हैं, उनकी खबर कभी भी गलत नहीं हुई। और अंसार अब्बासी वो सहाफ़ी हैं जिन्होंने ये खबर दी थी कि फैज़ हमीद जो है उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया अपनी जो है वो अभी कबल अज़ वक्त उन्होंने रिटायरमेंट ले ली है, अभी उनका टाइम था और उन्होंने अपने वक्त से पहले ही इस्तीफ़ा देना जो है वो मुनासिब समझा। उन्होंने पहले जो है वो रिज़ाइन कर दिया और कोर कमांडर पेशावर थे, उनको पता चल गया था कि मैं फ़ारग मेरे पीछे कुछ नहीं, मेरे हत्थे कुछ नहीं आना, तो उन्होंने टाइम से पहले ही रिज़ाइन करना जो है वो मुनासिब समझा और वो फ़ारग हो गए। उन्होंने रिज़ाइन कर दिया और वो जो खबर है वो सबसे पहले जो पाकिस्तान के जो तहकीकाती सहाफ़ी हैं वो अंसार अब्बासी साहब थे जिन्होंने वो खबर ब्रेक की थी और उनकी खबर कभी भी गलत नहीं हुई। अब बाजवा और फैज़ हमीद के हवाले से अंसार अब्बासी साहब जो हैं, अंसार अब्बासी जो सीनियर सहाफ़ी हैं उनके ज़रिए अपना मौक़िफ़ पेश किया। बाजवा और फैज़ हमीद ने अंसार अब्बासी साहब के ज़रिए अपना मौक़िफ़ पेश किया और फजलुर रहमान के बयानात की सख्ती से तरदीद की और कहा कि फजलुर रहमान हक़ाइक़ दुरुस्त कर लें क्योंकि फैज़ हमीद अदम एतमाद की तहरीक पेश होने से कई माह कबल ISI छोड़ चुके थे और मौलाना ये भूल गए कि जब इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद की तहरीक पेश की गई तो उस वक्त जनरल फैज़ हमीद कोर कमांडर पेशावर थे। यही बात जो मैंने आपको बताई है। जनरल फैज़ 2021 में इस्लामाबाद से जा चुके थे, यही खबर जो मैंने आपको बताई है। जनरल बाजवा के करीबी ज़राए का कहना था कि आर्मी चीफ की मौलाना से 2 मरतबा मुलाकात हुई थी। एक मुलाकात जब आर्मी चीफ के घर इस वक्त मिलने गए जब मौलाना इमरान खान के ख़िलाफ़ लॉन्ग मार्च कर रहे थे और कहा जाता है कि यह मुलाकात नाखुशगवार थी। बाजवा की दूसरी मुलाकात 26 मार्च 2022 को दूसरे कई अपोजिशन रहनुमाओं की मौजूदगी में हुई थी। ज़राए का कहना था कि दोनों फौजी जर्नलों ने अपोजिशन जमातों से इस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हदायत पर मुलाकात की थी क्योंकि वो चाहते थे कि इनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक वापस ले ली जाए। और उसके बाद जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट थी उसकी सीनियर क़यादत बाजवा और फैज़ हमीद उनको कायल किया जा रहा था। इमरान खान साहब उनको बुलाया और उनसे मुलाकात के अंदर ये चीज़ डिस्कस की कि किसी तरह इन तमाम लोगों को कहें कि मेरे ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक वापस ले लें, मैं असेंबली तोड़ दूंगा, इलेक्शन करवा दूंगा। लेकिन उस पर वो राज़ी नहीं हुए क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि जरदारी और जो है वो शहबाज शरीफ इमरान खान की चाल समझ चुके थे कि असेंबली तोड़ के इलेक्शंस करवाएंगे, सारा सिस्टम इनके साथ बैठा है, उत्ते बंदयाल, उत्ते बाजवा, उत्ते फैज़ हमीद, उत्ते साकब निसार दी बाकियात, तो इलेक्शन जड़ा वो तो झुरलो फिर जाएगा, असी इलेक्शन च नहीं जा रहे। इसीलिए सर ये PDM ने अपने सर पर यह गंद डाला, महंगाई का, ये बेरोज़गारी का, ये जो बदतरीन माशी हालात का, कि यार एक बार इमरान खान को उतार दो, बेशक ये गंद अपने सर पर डालना पड़े, किसी तरह सियासत जो है ना उसको कुर्बान कर दो। सियासत कुर्बान कर दी रियासत बचाने के लिए, ये शहबाज शरीफ साहब ने असेंबली में खड़े होकर कहा था। ये थी सर सारी गेम। फजलुर रहमान साहब जो बातें कर रहे हैं बचगाना बातें हैं, बिल्कुल इमेच्योर बिहेवियर है फजलुर रहमान साहब का। वो सिर्फ इसलिए कि वो पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, एक ऐसे वक्त में वो समझते हैं कि ये सारा कुछ करने के बाद उनकी वाह हो जाएगी, वारे न्यारे हो जाएंगे, बल्ले बल्ले हो जाएगी, लोग ही कहेंगे यार वेखो यार फजलुर रहमान किड्डा यार बड़ा डेमोक्रेटिक बंदा है,
फजलुर रहमान साहब इस तरह की बातें करके ख़ुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वो तहरीक इंसाफ के साथ नहीं बैठेंगे, हज़ार मुलाकातें करें। उनकी केपी के वो JUI जो है उसकी PTI के वफ़द से भी मुलाकात हुई। और अच्छा सर अंदाज़ा लगाएं इक़्तिदार की और वक्त की सितम ज़रीफ़ी मुलाहिज़ा फरमाएं। ये जो लोग अस्तगफिरुल्लाह इतनी गंदी और गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल करते थे मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में, कहते थे मौलाना डीज़ल मौलाना डीज़ल, अब वो लोग मौलाना फजलुर रहमान साहब के गोदों में जाके गिर रहे हैं। इनकी अपनी क्या मॉरल क्रेडिबिलिटी है? ये तहरीक इंसाफ जो है ये इमरान खान साहब ही थे ना जो मौलाना फजलुर रहमान साहब को डीज़ल डीज़ल कहते थे। अब वही जो हैं वो लोग मौलाना फजलुर रहमान साहब के पाँव में जाके गिर रहे हैं, फजलुर रहमान साहब हमें माफ़ कर दें, सॉरी हमने गलती कर दी, फजलुर रहमान साहब हम आइंदा के बात नहीं करेंगे। सर ये गंदी सियासत की इन्होंने। और फजलुर रहमान साहब अगर अपने नज़रिए पर, अपने असूल पर और अपने जो है वो किरदार पर समझौता ना करते जो ये गंदी सियासत PTI ने की है इसका जवाब बहुत अच्छा था। और जो उन्होंने अपने असल नज़रिए के ऊपर, किरदार के ऊपर जो कॉम्प्रोमाइज़ किया फजलुर रहमान साहब ने, उससे उनकी सियासत जो है वो निस्तो नाबूद हो गई है। जो उन्होंने बातें की हैं, फिर बाजवा और फैज़ हमीद के बारे में बात करने के बाद वो अपने बयानात से मुकर गए और ज़ुबान से निकल गया। और अब कह रहे हैं कि वो ज़ुबान से निकल गया बाजवा और फैज़ हमीद के बारे में। ये सब झूठ है सर, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। ये सब कुछ अगर वो कह रहे हैं कि उन्होंने करवाया तो बिल्कुल थे, इसमें कोई शक नहीं। और बाजवा साहब तो इसलिए थे क्योंकि बाजवा साहब को तो पता चल गया था कि इमरान खान ने आंदे ही मेनू जड़ा ना और नुकरे ला देना है। तो बाजवा साहब तो वैसे ही इस गेम का हिस्सा थे। लोग तो यही कहते हैं ना, लोगों का ये लिखा है, इसके इस हवाले से आर्टिकल्स छाए हुए हैं कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से बेजार हो चुकी थी क्योंकि इमरान खान पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट को आंखें दिखा रहे थे। वो नोटिफिकेशन का रोला, वो नदीम अंजुम साहब जब बतौर DGISI पॉइंट हुए और इमरान खान ने रोला डाला, और वो रोला ये डाला कि नदीम अंजुम का बतौर DGISI नोटिफिकेशन रोका हुआ था। वो सब जिन्होंने पास करवाना था वो करवा चुके हैं। आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जिन्होंने मंजूर करवाना था उन्होंने करवा लिया, डंके की चोट पर करवाया। इन लोगों को तो, सियासतदानों को तो वो जूतों की नोक पर रखते हैं। सियासतदान उनके आगे कुछ भी नहीं है। तो फजलुर रहमान साहब जो बातें कर रहे हैं उन्होंने अपनी सियासत ख़राब करवा ली है। वो किसी हुकूमत का शायद हिस्सा ना बन सकें क्योंकि अब वो शायद पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट की नज़रों में भी ट्रस्टी नहीं है। और इन सियासतदानों ने जिन्होंने अब हुकूमत बनानी है मिलकर, वो भी सोच विचार करेंगे कि फजलुर रहमान साहब ने यह सारा कुछ क्यों किया, क्योंकि फजलुर रहमान साहब मेरे लिहाज से कुछ गेन करना चाह रहे हैं। वो पॉइंट स्कोरिंग इस हवाले से कर रहे हैं कि वो कुछ चाहते हैं कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनको कुछ मिल जाए, वो कुछ गेन करना चाह रहे हैं। इसके अलावा उनके पास कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग है जो फजलुर रहमान साहब कर रहे हैं। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आला निगहबान।